आज हम लोग तो करना है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ये इकोलॉजी के अंदर आने वाला पहला चैप्टर है और हम लोग ने इससे पहले ही इकोसिस्टम कर लिया है पास वीडियो में। तो अब इसमें अगर चले तो ऑर्गेनिज्म वाला पार्ट सिर्फ चैप्टर के टाइटल में बचा है असल में, और चैप्टर के कंटेंट में से डिलीट कर दिया गया है। नीट में आता है और उसमें भी ज़्यादा नहीं, रेगुलेटर्स और कन्फॉर्मर्स के बारे में पढ़ना रहता है और एक और टॉपिक हीमोस्टैसिस के बारे में पढ़ना रहता है। अब होता है पॉपुलेशन के ऊपर बात। पॉपुलेशन होती क्या है? पॉपुलेशन बोल सकते हैं कि एक तरह के ऑर्गेनिज्म जो एक जगह को ऑक्यूपाई करते हैं वो उस जगह की पॉपुलेशन कहलाते हैं। जैसे अगर मैं उसकी बात करूँ दिल्ली की, तो दिल्ली में जो ह्यूमंस हैं वो दिल्ली की जगह के ऑक्यूपाई किए हुए हैं। तो दिल्ली की जो पॉपुलेशन है वो ह्यूमन की पॉपुलेशन, वो उन ह्यूमन को गिन के कि कितने वहाँ पे ह्यूमन बैठे हुए हैं। अगर मैं बोलूँ कि दिल्ली में बंदरों की क्या पॉपुलेशन है, तो वो बंदर जो दिल्ली की जगह के ऑक्यूपाई किए हुए हैं, वो जो बंदर की पॉपुलेशन है दिल्ली की। मतलब एक जगह में कितने एक स्पीसीज के नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, वो उस जगह की पॉपुलेशन हो जाती है। ठीक है, तो पॉपुलेशन क्या होती है? नंबर ऑफ इंडिविजुअल हु लिव्स इन अ पर्टिकुलर एरिया रिजेंबल एंड कैन इंटरब्रीड। मतलब ए नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, वो लोगों की संख्या जो एक पर्टिकुलर एरिया को ऑक्यूपाई करते हैं, एक जैसे दिखते हैं, और कैन इंटरब्रीड मतलब कि आपस में बच्चे पैदा कर सकते हैं। मतलब रिजेंबल एंड कैन इंटरब्रीड से पता चल रहा है कि वो एक पॉपुलेशन की बात कर रहा है। वो एक पॉपुलेशन यानी एक स्पीसीज होने की बात कर रहा है, क्योंकि एक स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म ही आपस में इंटरप्लेड कर सकते हैं, रिसेंबल कर सकते हैं। अलग अलग दो अलग अलग स्पीसीज अलग अलग चीज़ों में रिसेंबल कर सकते हैं, पर इंटरब्रीड सेम स्पीसीज के ही ऑर्गेनिज्म कर सकते हैं। अब अगर मैं बात एग्जांपल लूँ, तो जैसे एक तालाब में लोग कमल का फूल खिलता है, तो एक तालाब में कितने कमल के फूल खिले हैं या कितने कमल के पौधे हैं, वो उस तालाब में कमल के पौधों की पॉपुलेशन हो जाएगी। वैसे ही अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूँ, तो एक कल्चर प्लेट में जो लोग लैब में कल्चर प्लेट बनाते हैं अलग अलग चीज़ों के लिए, उसमें कितने बैक्टीरिया आए हैं, कितने बैक्टीरिया कल्टीवेट हुए हैं, वो उस जगह की पॉपुलेशन हो जाएगी, उस कल्चर प्लेट की पॉपुलेशन हो जाएगी। अब दैट दैट यानी जो डेथ है, मृत्यु, और जो बर्थ है मतलब जन्म, वो एक इंडिविजुअल का होता है, एक इंडिविजुअल का होता है, पॉपुलेशन का नहीं होता, पॉपुलेशन का नहीं होता। पॉपुलेशन के बाद बर्थ लेट होता है और डेथ लेट होता है। मतलब कि कितने मरे, एक दिए गए इंडिविजुअल्स में से एक समय में कितने मरे और कितने जन्मे उनमें, ये होता है। अगर मैं मृत्यु और उसकी बात कर लूँ जन्म की, तो वो एक इंडिविजुअल की होगी, पॉपुलेशन की होगी। जैसे ह्यूमंस में कोई इंसान मरेगा, पूरी इंसानों की प्रजाति तो नहीं मर जाएगी ना। इंसानों की प्रजाति में ये होगा कि कितने समय में कितने लोगों में से कितने बच्चे जन्म ले रहे हैं या कितने लोगों की मृत्यु हो जा रही है। मतलब बर्थ लेट होगा और डेथ लेट होगा, वो नहीं होगा। बर्थ और डेथ अकेले पॉपुलेशन के लिए डिटरमाइन नहीं होंगे, वो समय के अनुकूल डिटरमाइन होंगे। तो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट क्या होते हैं? वो कैरेक्टरिस्टिक जो पॉपुलेशन में दिखते हैं, इंडिविजुअल में नहीं दिखते। A population has certain attributes, मतलब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उसके पास होते हैं। कैरेक्टर्स shown by population and not by individual, ये बोला गया है। तो पहला आता है बर्थ रेट। बर्थ रेट होता है एक दिए गए समय में एक जगह में कितने बच्चे पैदा हुए। जैसे अगर मैं एक तालाब का एग्जांपल लूँ, तो उसमें लास्ट साल 20 पौधे थे,
और इस साल उसमें 8 पौधे और ऐड हो गए, 8 पौधे नए ऐड हो गए। तो बर्थ रेट क्या हो जाएगा, कितने ऐड हुए प्लस पहले कितने थे, अभी कितने हैं नहीं, पहले कितने थे। तो 8 तो इन 20 में से पैदा हुए ना, अब टोटल में 28 होंगे, वो आगे के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। पर इन 8 के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये रिस्पॉन्सिबल है, ये 20 रिस्पॉन्सिबल है। तो 8/20 लगेंगे, 8/28 नहीं रखा जाएगा, क्योंकि जो पैदा हुए हैं अपॉन पैदा करने वाले रखे जाएंगे, ऐसे याद रख सकते हैं। जो पैदा हुए हैं अपॉन पैदा करने वाले, मतलब 0.4 लोटस पर ईयर, मतलब 0.4 लोटस पर ईयर ऐड हो रहे हैं, ये उसका लेट है। अब अगर मैं डेथ की बात करूं, डेथ लेट की बात करूं, तो मतलब दिए गए समय में एक पॉपुलेशन में कितने लोगों की मृत्यु हुई, दिए गए समय में एक पॉपुलेशन में कितने लोगों की मृत्यु हुई, वो कहलाता है हमारा डेथ रेट। तो जैसे अगर मैं एक लैब में बात करूँ तो पहले उसमें ताते फ्लूट फ्लाई 40 थे, अगले हफ्ते उसमें से 4 फ्लाइज मर गई। तो अब डेथ रेट कैसे होगा, मरने वाले किस में से थे, 40 में से, और मरे कितने, 4, तो अब बचे कितने, 36। तो यहाँ पे भी वही होगा कि कितने मरे प्लस कौन रिस्पॉन्सिबल था, मतलब 40 रिस्पॉन्सिबल थे, यानी इनमें से मरे। तो इस लोग तो बोल देते थे अभी ये चार की मृत्यु के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, इनमें से 4 के लिए। ये आगे अगले हफ्ते जिनकी मृत्यु होगी उनमें ये डेटा यूज होगा, ठीक है। तो डेथ रेट क्या हो जाएगा, 4/40, तो हो जाएगा 0.1 फ्लूट फ्लाइज पर वीक, मतलब कि एक वीक में 0.1 फ्लूट फ्लाइज परसेंटेज में डिक्रीज हो रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है तीसरा सेक्स रेशियो, ये होता है जेंडर का रेशियो, टी पर 1000 मेल्स में कितनी फीमेल्स वो है अवेलेबल, पर 1000 मेल्स के लिए कितनी फीमेल्स अवेलेबल हैं एक जगह में, वो कहलाता है सेक्स रेशियो। सेक्स मतलब होता है जेंडर, ठीक है। तो किसी जगह में पर 1000 मेल के लिए 1000 फीमेल प्रेजेंट है, मतलब हर मेल के लिए एक फीमेल। किसी जगह पर 1000 मेल के लिए 0 यानी ताते थे 964 वो हो सकते हैं, क्या कहते हैं, फीमेल्स पॉसिबल। कई जगह 1000 मेल्स के लिए 2000 फीमेल्स, ऐसे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। सिर्फ ये देखते हैं कि पर यानी 1000 मेल्स के लिए एक जगह में कितनी फीमेल्स पॉसिबल है। तो इट इज़ दी रिलेटिव अबंडेंस। रिलेटिव क्यों, फीमेल की संख्या मेल के रिस्पेक्ट में चेक कर लें कि पर 1000 मेल, या लोग ये चेक कर सकते हैं मेल की संख्या पर 1000 फीमेल, ऐसे रिलेटिव अबंडेंस चेक की जाती है पॉपुलेशन में। जैसे नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड सेक्स रेशियो। अब आता है एज पिरामिड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एज पिरामिड क्या होता है कि एक पॉपुलेशन में 3 तरह की एज हो सकती है, 3 तरह की एज हो सकती है। पहली हो सकती है प्री लिपोदक्टिव, मतलब जो अभी लिपोदक्शन करना चालू नहीं किए हैं, जो आगे फ्यूचर में लिपोदक्शन करना चालू करेंगे। दूसरी होती है लिपोदक्टिव, जो अभी लिपोड्यूस कर रहे हैं। प्री लिपोदक्टिव मतलब जो अभी लिपोदक्शन करना चालू नहीं किए या लिपोदक्शन करने के कैपेबल नहीं हुए। पोस्ट लिपोदक्टिव क्या होती हैं कि जो अभी लिपोड्यूस कर रही हैं। तीसरी कौन होती है, यानी अ, दूसरी लिपोदक्टिव होती है जो अभी लिपोड्यूस कर रही है। और क्या कहते हैं, तीसरी होती है पोस्ट लिपोदक्टिव, जो अब लिपोदक्शन नहीं कर रहे हैं, पहले कर रहे थे अब नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें 3 टाइप बनते हैं। अब ये बात याद रखनी है कि प्री लिपोदक्टिव हमेशा बेस ऑक्यूपाई करेगा और पोस्ट लिपोदक्टिव हमेशा
टॉप ऑक्यूपाई करेगा। ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि प्रीलिपोडक्टिव जो फेस है वो आने वाले फ्यूचर के लिए बेस होता है। और किसी अगर मैं ऐसे 3 बुक को स्टैक कर दूं तो किस बुक को निकालना आसान है? ऊपर वाली ना। तो ये पोस्ट लिपोडक्टिव फेस वाले तो आगे जाते एलिमिनेट हो जाएंगे, इनकी डेथ हो जाएगी। तो ये एलिमिनेट हो जाएंगे, तो ये ऊपर रखाते हैं। ठीक है। तो अब अगर मैं एज पिरामिड की बात करूं, the if the age distribution is plotted for a population, अगर एज डिस्ट्रीब्यूशन ये जो 3 एज है प्री लिपोडक्टिव, लिपोडक्टिव और पोस्ट लिपोडक्टिव, अगर मैं इसे पॉपुलेशन के लिए वो करूँ, प्लॉट करूँ, तो वो एक स्ट्रक्चर देते हैं। उसी स्ट्रक्चर्स को हम लोग एज पिरामिड बोलते हैं। ये 3 तरह के होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, किसी में ये ज़्यादा होगा, किसी में प्री लिपोडक्टिव ज़्यादा होगा, किसी में लिपोडक्टिव ज़्यादा होगा, और पोस्ट लिपोडक्टिव हमेशा कम रहेगा। पोस्ट लिपोडक्टिव हमेशा कम रहेगा, ये याद रखनी है। पोस्ट लिपोडक्टिव हमेशा कम रहेगा, वरना वो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा खतरनाक, यानी वो पॉपुलेशन एक्सटिंक्ट की कगार में आ जाती है। अगर पोस्ट लिपोडक्टिव सबसे ज़्यादा होने लगा तो फिर वो पॉपुलेशन एक्सटिंक्शन की ओर बढ़ने लग जाएगी। तो लो तो पॉपुलेशन ऐसी नहीं दिखानी थी, वो एक्सटिंक्शन की तरफ बढ़ रही है। लो तो एक नॉर्मल ठीक ठाक सी पॉपुलेशन दिखानी है। तो अगर मैं प्री लिपोडक्टिव फेस सब एज वाले सबसे ज़्यादा है, फिर उनसे कम है लिपोडक्टिव फेस, और सबसे कम है पोस्ट लिपोडक्टिव फेस। तो ये ऐसा एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बन रहा है। ये एक ऐसा ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बन रहा है। अब मैंने क्या बोला, प्री लिपोडक्टिव फेस फ्यूचर में लिपोडक्टिव फेस बन जाएंगे। मतलब फ्यूचर में जो पॉपुलेशन है वो वो बहुत वो क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा भी होगी, प्लस वो और ज़्यादा बच्चे भी पैदा करेगी। तो इससे क्या होगा, पॉपुलेशन क्या होगी, पॉपुलेशन बढ़ते जाएगी। मतलब एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, ऐसी पॉपुलेशन जो बढ़ रही है। और ये लिपोडक्टिव फेस वाले पोस्ट लिपोडक्टिव हो जाएंगे, और पोस्ट लिपोडक्टिव वाले एलिमिनेट हो जाएंगे। अब अगर मैं बोल दूं कि जितनी पॉपुलेशन अभी रिप्रोड्यूस कर ली है उतनी ही पॉपुलेशन आने फ्यूचर में रिप्रोड्यूस करेगी, मतलब प्री रिप्रोडक्टिव का अमाउंट सिमिलर है या इक्वल है रिप्रोडक्टिव फेज का। मतलब अभी जितने बच्चे ये रिप्रोडक्टिव वाले पैदा कर रहे हैं उतने ही बच्चे ये प्री रिप्रोडक्टिव वाले पैदा करेंगे जब ये रिप्रोडक्टिव फेज में आएंगे। तो पॉपुलेशन में ज़्यादा बदलाव चढ़ाव नहीं होगा, तो वो एक स्टेबल पॉपुलेशन कहलाएगी। अब अगर मैं ये बोल दूँ कि अभी जो रिप्रोड्यूस करने वाले हैं वो ज़्यादा हैं, और जो फ्यूचर में रिप्रोड्यूस करेंगे वो कम है, तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन फ्यूचर में जो बनेगी वो कम बच्चे पैदा करेगी। मतलब पॉपुलेशन फिर कम बच्चे पैदा करेगी तो वो और कम बच्चे पैदा होंगे। तो पॉपुलेशन ऐसे करते डिक्लाइनिंग में चलते जाएगी, ऐसे करते पॉपुलेशन डिक्लाइन होती जाएगी। तो पहली होती थी जब प्री रिप्रोडक्टिव वाले ज़्यादा लेते तो वो फ्यूचर में ज़्यादा रिप्रोड्यूस करेंगे, ज़्यादा बच्चे पैदा होंगे, तो वो पॉपुलेशन इंक्रीज होते जाएगी। स्टेबल होता है जब प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव बराबर होते, मतलब अभी जितने बच्चे पैदा हो रहे फ्यूचर में भी उतने ही बच्चे पैदा होंगे, तो ज़्यादा पॉपुलेशन में चेंज नहीं आएगा, तो वो होती है एक स्टेबल पॉपुलेशन। तीसरी होती है जब अभी रिप्रोड्यूस करने वाले, अभी बच्चा पैदा करने वाले ज़्यादा हैं पर फ्यूचर में जो बच्चा पैदा करेंगे वो कम है, तो वो वैसे ही बच्चे कम पैदा करेंगे और कम हो जाएंगे, तो वो पॉपुलेशन डिक्लाइन में चल देगी, तो वो हो जाती है हमारी डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब आता है पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी होती है कि एक पॉपुलेशन में कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन इज नोन एज पॉपुलेशन डेंसिटी, या इसे पॉपुलेशन साइज भी बोला जा सकता है। ये बहुत ज़्यादा हाई भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा लो भी हो सकती है। जैसे कि शहरों में आजकल चिड़िया की पॉपुलेशन बहुत लो है पर ह्यूमंस की पॉपुलेशन बहुत हाई है। ठीक है। अब पॉपुलेशन डेंसिटी तो कैसे इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है, ऑब्वियस सी बात है। इसे 4 तरीके से इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है। इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है।
पहला क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन पॉपुलेशन। तो इसे इंक्रीज और डिक्रीज करने के दो ही तरीके हैं, या तो पॉपुलेशन इंक्रीज कर दो, या तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स और आ जाए, या नंबर ऑफ इंडिविजुअल चल दे। अब आने के तरीके और जाने के तरीके दो दो होते हैं। आएंगे कैसे, जन्म ले लें, कुछ कुछ जन्म ले लें, या कुछ ये जगह छोड़ के चल दे। तो पॉपुलेशन एक जगह के लिए डिटरमाइन होती है, तो वो इस जगह को छोड़ के चल दे किसी और जगह। मतलब नंबर ऑफ इंडिविजुअल डिक्रीज करने से, यानी डिक्रीज करने के दो तरीके हैं, या तो कुछ की मृत्यु हो जाए, कुछ की मृत्यु हो जाए, या कुछ इस जगह को छोड़ के चल दे। और इंक्रीज करने के भी दो तरीके होते हैं, या तो कुछ जन्म ले ले, कुछ पैदा हो जाए, या तो कुछ इस जगह को छोड़ दूसरी जगह तो छोड़ते यहाँ आ जाए। आना और जाना इसीलिए को ले पाले हैं क्योंकि पॉपुलेशन एक एरिया के डिटरमाइन है। तो पॉपुलेशन इंक्रीज या डिक्रीज करने के, तो पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे चेंज होगी, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, या तो लोग इंक्रीज हो जाए या लोग डिक्रीज हो जाए। अब इंक्रीज करने के भी दो तरीके, कुछ जन्म ले ले, या कुछ दूसरी जगह तो छोड़ के यहाँ आ जाए। डिक्रीज करने के भी दो तरीके, कुछ की मृत्यु हो जाए, या कुछ इस जगह को छोड़ के दूसरी जगह चल दें। तो वही है पॉपुलेशन ग्रोथ की, पॉपुलेशन में कैसी चेंज आ रही है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स में। वो चार फैक्टर्स पे मेनली डिपेंड करती है। वो होती है नेटेलिटी। नेटेलिटी होती है बेसिकली कितने बच्चे एक पॉपुलेशन में जन्म लिए एक दिए गए समय में। वैसी होती है मोर्टेलिटी कि कितने बच्चे या कितने लोगों की मृत्यु हुई एक दिए गए समय में। तीसरा होता है इमिग्रेशन कि एक पॉपुलेशन में, जैसे नोएडा से दिल्ली में लोग आते हैं, नोएडा से दिल्ली में आए लोग, तो क्या वो नोएडा की पॉपुलेशन तो छोड़ते दिल्ली की ह्यूमन पॉपुलेशन में आए, तो वो कहलाता है इमिग्रेशन की नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स सेम स्पीसीज के, वो जो एक पॉपुलेशन में आते हैं। मैं अगर बंदर नोएडा से दिल्ली आए तो मैं वो नहीं बोलूँगा कि बंदर नोएडा से दिल्ली आए तो ह्यूमन पॉपुलेशन में इंक्रीज हुआ, नहीं, मंकी की पॉपुलेशन में ही इंक्रीज होगा। ठीक है। अब होता है एमिग्रेशन। एमिग्रेशन होता है कि जो इंडिविजुअल्स उस पॉपुलेशन को छोड़ के कहीं और चल दिए, जैसे ही नोएडा से दिल्ली आए तो नोएडा की पॉपुलेशन तो छोड़े ना, ह्यूमन पॉपुलेशन तो छोड़े ह्यूमन। तो यहाँ एमिग्रेशन हुआ है नोएडा में, और दिल्ली में जो है वो इमिग्रेशन हुआ है। ठीक है। तो तो ये जो डायग्राम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का डायग्राम है ये। पॉपुलेशन डेंसिटी तो कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेटेलिटी, नेटेलिटी का दूसरा नाम क्या होता है, बर्थ रेट। दूसरा नाम क्या होता है, बर्थ रेट, इसीलिए इसे बी से रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये क्या ये तो पॉपुलेशन डेंसिटी में आ रहे हैं लोग, यानी एडिशन हो रहा है, इसीलिए प्लस लिखा हुआ है और एलो अंदर की ओर है। इमिग्रेशन क्या होता है, एक ही सेम स्पीसीज के लोग उस पॉपुलेशन में आना, इसके कारण इंक्रीज होते हैं, लोग ऐड हो रहे, इसीलिए ये एलो प्लस और प्लस लिखा हुआ है। अब पॉपुलेशन डेंसिटी में डिक्रीज कौन करेगा, मोर्टेलिटी और एमिग्रेशन, इसीलिए डेंसिटी से लोग रिमूव हो रहे हैं, इसीलिए बाहर की ओर है, प्लस डिक्रीज हो रहे हैं तो माइनस साइन लगा हुआ है। मोर्टेलिटी का दूसरा नाम होता है डेथ रेट, इसीलिए इसे कैपिटल डी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। अब चौथा होता है एमिग्रेशन। एमिग्रेशन से भी लोग रिमूव हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, तो बाहर की ओर ले लो, प्लस माइनस लगा हुआ है। एमिग्रेशन को कैपिटल ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेटेलिटी का दूसरा नाम बर्थ रेट, तो किससे, बी से। इमिग्रेशन तो आई से, मोर्टेलिटी को डी से, और इमिग्रेशन तो यानी एमिग्रेशन तो ई से। तो अब आगे बढ़ते हैं।
अब आता है ग्रोथ मॉडल। ग्रोथ मॉडल दो अल्लोतेपास तरीके लाता है जिसमें ग्रोथ हो सकती है। एक होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और एक होता है लॉजिस्टिक ग्रोथ। लॉजिस्टिक ग्रोथ ज़्यादा लॉजिक सलीका लगता है, और एक्सपोनेंशियल था तो मतलब ही हम लोग देखते हैं ग्राफ में कि अनाप शनाप सलीका बढ़ते जाता है या डिक्रीज होते रहता है। तो एक्सपोनेंशियल का हिंदी में मतलब ही ऐसा मान सकते थे, अनाप शनाप होना, मतलब कि अनाप शनाप ग्रोथ होना या डिक्रीज होना, ये बोल सकते हैं। इसका दूसरा नाम जियोमेट्रिक ग्रोथ भी होता है और लॉजिस्टिक ग्रोथ भी होता है। अब नेचर में दो तरह की कंडीशंस बन सकती है, नेचर में दो तरह की कंडीशंस बन सकती है। जब एक इमेजिनरी अल्लो मान लेती रिसोर्स अनलिमिटेड है, या अल्लो रियल जो रियलिस्टिक होता है वो होता है जब ग्लो रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड होते हैं। तो रिसोर्सेज अनलिमिटेड होना लेस रियलिस्टिक है, और रिसोर्सेज लिमिटेड होना मोर रियलिस्टिक है। अब इसके कारण क्या होता है, अनलिमिटेड है तो जो पॉपुलेशन जो है वो उसके पास अनलिमिटेड वो रहेगी, पोटेंशियल टू शो देयर ग्रोथ, तो वो बहुत तेजी से बढ़ेंगे। इसी नाम से इसमें जे शेप्ड कर्व दिखता है। अब क्या होता है, इसमें जो एक कंसेप्ट आ जाता है, कंसेप्ट ऑफ कैलिन कैपेसिटी। कैलिन कैपेसिटी होता है रिसोर्सेस लिमिटेड है तो ये एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन को ही ग्रोथ दिखा सकते हैं, और उसमें भी लिमिटेड ग्रोथ ही दिखा सकते हैं। तो एक लिमिट रिसोर्सेज लिमिटेड होने के कारण एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन को ही ग्रोथ दिखेगा, प्लस उस लिमिटेड अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन में जो ग्रोथ दिखेगा वो भी लिमिटेड होगा। इसीलिए इसमें कंसेप्ट आ जाता है कैलिन कैपेसिटी का। कैलिन कैपेसिटी होता है दी नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो क्या करते हैं, जो नेचर के द्वारा सपोर्ट किए जा सकते हैं, कि नेचर इनमें ग्रोथ दिखा सकती है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल जिनमें नेचर ग्रोथ दिखा सकती है वो होता है हमारा कैलिन कैपेसिटी। कैलिन कैपेसिटी ऑब्वियस सी बात है, कैलिन कैपेसिटी अपने नाम को ही जस्टिफाई कर रहा है। नेचर के जो रिसोर्सेस है वो कैरी कर रहे हैं पॉपुलेशन तो ग्रोथ की तरफ। तो अगर मैं किसी चीज तो उतार के लेके जा रहा हूँ तो मेरे पास एक वो होता है, क्या कहते हैं, एक लिमिट हो सकती है कि मैं कितना कैरी कर सकता हूँ, तो वही कैलिन कैपेसिटी। अब इसमें क्या होता है, लिमिटेड होने के नाम से पहले तो उस पॉपुलेशन तो लगेगा कि उसके पास रिसोर्सेज अनलिमिटेड है। फिर वो दिखेगा, यानी पहले तो पॉपुलेशन बहुत तेजी से ग्रोथ करेगी क्योंकि उसे लगेगा कि सोर्सेस अनलिमिटेड है। फिर जब वो क्वांटिटी डिक्रीज होगी ना तो उससे दिखेगा कि सोर्सेज तो लिमिटेड है, तो उसके पास वो एक स्टैग्नेंट हो जाएगी, वो एक स्टैग्नेंट हो जाएगी। इसीलिए इसमें एस शेप कर्व आते हैं। एग्जाम्पल क्या है, बैक्टीरियल ग्रोथ इन आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम। जो लोग लैब में आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम यूज करते हैं उसमें जैसी ग्रोथ होती है उसे हम लोग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का एग्जाम्पल मान सकते हैं। लॉजिस्टिक ग्रोथ कहते हैं, वो एग्जाम्पल क्या होगा, ह्यूमन पॉपुलेशन इन इंडिया इन लास्ट 100 ईयर्स। आखिर 100 सालों में इंसानों की तादाद इंडिया में कैसे बढ़ी है वो लोग एक लॉजिस्टिक ग्रोथ के अंदर मान सकते हैं। एस शेप कर्व का दूसरा नाम सेगमॉइड भी होता है, दूसरा नाम सेगमॉइड भी होता है। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं और यहाँ पे डी एन रखूं, मतलब जो होता है पॉपुलेशन साइज, और जो होता है डी टी मतलब टाइम, तो इसमें एक अनाप शनाप सी ग्रोथ, मतलब अचानक से ऐसा ग्रोथ दिखेगा। ये जो लैग फेस है ये होता है पॉपुलेशन को रिसोर्सेस तो एसेस करने में, अपने हिसाब से रिसोर्सेस के हिसाब से अपने आप को वो करने में, क्या करते हैं, रिसोर्सेज तो यूज करने के लिए अपने आप को सक्षम बनाने के लिए समय जो यूज होता है वो लैग फेस में। फिर लॉग फेस होता है जब पूरी तरह से रिसोर्सेज का यूज करते ग्रोथ दिखाई जाती है।
वैसे ही इसमें भी होगा। तो दी पॉपुलेशन पहले रिसोर्स को समझेगी और फिर उसमें अपना ग्रोथ दिखाएगी। पर इसमें क्या होता है, सोर्सेस लिमिटेड होने के नाम से एक समय बाद स्टेगनेंट हो जाएगा, मतलब स्टेडी हो जाएगा, उसमें ज़्यादा कुछ इंक्रीज नहीं होगा, वो एक कांस्टेंट पेस को पकड़ लेगा। तो अब ये कांस्टेंट पेस में जो डीएन मतलब पॉपुलेशन साइज की वैल्यू होती है, यही होती है कैलिन कैपेसिटी। मतलब कि ये जो है, ये है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंडिविजुअल जो ग्रोथ दिखा सकते हैं नेचर के द्वारा, जब रिसोर्सेज क्या होती हैं, लिमिटेड होती हैं। अब इसका फॉर्मूला लो तो याद रखना है, डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन। डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन। और लॉजिस्टिक ग्लोब में सिर्फ ये चीज ऐड कर देना है, डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन ब्रैकेट में एन माइनस एन बाई के, जहाँ पे के क्या है, के है हमारा कैलिन कैपेसिटी। के क्या है हमारा, कैलिन कैपेसिटी। के क्या है हमारा, कैलिन कैपेसिटी। अब यहाँ पे आर क्या है, आर है टी बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। मतलब कि नेट इंक्रीज पॉपुलेशन में नेट इंक्रीज या डिक्रीज कितना हुआ है, वो आर बताता है। कैसे नेट इंक्रीज, अगर मैं बोल रहा हूँ कि उसमें 11 बच्चे जन्म लिए और 10 लोगों की मृत्यु हो गई, पॉपुलेशन में 10 लोगों की मृत्यु हो गई, तो नेट इंक्रीज और डिक्रीज कैसे होगा, दोनों को माइनस करके क्या हो जाएगा, 1। मतलब एक का इंक्रीज हुआ है, एक पर्सन का इंक्रीज हुआ है। अगर मैं बोलूँ कि 11 की मृत्यु हो गई और 10 जन्म लिए, तो 10 माइनस 1 इज इक्वल टू -11। तो इससे पता चल रहा है, यानी 10 - 11 इज इक्वल टू -1। इससे पता चल रहा है कि 10 - 11 इज इक्वल टू -1। इससे पता चल रहा है कि एक नेट एक पर्सन वो हुआ है, डिक्रीज हुआ है, क्योंकि डेथ रेट ज़्यादा है और बर्थ रेट कम है। तो आर क्या बताते हैं, नेट इंक्रीज या डिक्रीज इन पॉपुलेशन। अब आगे चलते हैं। अब आता है पॉपुलेशन इंटरेक्शन। जब पॉपुलेशन आपस में कैसे इंटरेक्ट, ऑब्वियस सी बात है, इकोसिस्टम में हम लोगों ने पढ़ा है कि ऑर्गेनिजम्स आपस में वो करते हैं इंटरेक्ट, अपने दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ भी प्लस नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ भी। तो पॉपुलेशन इंटरेक्शन होती है कि दो पॉपुलेशन दो दो या दो से ज़्यादा पॉपुलेशन आपस में और अपने ही सेम स्पीसीज के पॉपुलेशन के साथ कैसे इंटरैक्ट करती है। तो अगर मैं यहाँ पे दो स्पीसीज मान लूँ ए और बी, पहले मान लेते हैं इन लोगों के इंटरेक्शन में ए को भी फायदा हो रहा है, प्लस मतलब फायदा बेनिफिट और माइनस मतलब लॉस। अगर मैं ऐसे एक इंटरेक्शन मान लूँ जहाँ पे दोनों को फायदा हो रहा है, वो होता है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअल का मतलब ही होता है कि दोनों को फायदा होना। म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअल का मतलब होता है दोनों को फायदा होना, मतलब दोनों की कंसेंट होना, और कोई कंसेंट अपना कभी देगा जब उसे कोई फायदा हो। माइ अगर मैं मान लूँ कि दोनों को लॉस हो रहा है, दोनों ऐसे इंटरलैक्ट कर ले कि दोनों को लॉस हो रहा है, वो हो जाता है कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन। अब मान लेता हूँ एक स्पीसीज को फायदा हो रहा है और एक स्पीसीज को नुकसान हो रहा है, तो उसमें आ जाते हैं प्रीडेशन। वैसे ही एक स्पीसीज को फायदा हो रहा है और एक स्पीसीज को नुकसान हो रहा है, तो वो हो जाते हैं पहला सिटीजम। पहला सिटीजम। अब होता है कि एक स्पीसीज को फायदा हो रहा है, एक स्पीसीज को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा थी दूसरी स्पीसीज उसके साथ इंटरैक्ट कर रही है कि नहीं, वो होता है कमेंसनलिज्म। अब अगर एक स्पीसीज को नुकसान हो रहा है और दूसरी स्पीसीज को कोई फायदा ही नहीं, कोई नुकसान या फायदा दोनों में से कुछ नहीं हो रहा, वो न्यूट्रल है, तो वो हो जाती है एमेंसनलिज्म। एमेंसनलिज्म, एमेंसनलिज्म। अब पहले हम लोग तो पढ़ना है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है कि दोनों स्पीसीज को फायदा होता है, दोनों स्पीसीज को फायदा होता है। द इंटरेक्शन इन विच बोथ ऑर्गेनिजम्स आर बेनिफिटेड, मतलब दोनों ऑर्गेनिजम्स को फायदा हो रहा है। इसका एग्जांपल हो जाता है लाइकेन। लाइकेन
में कौन सी दो ऑर्गेनिज्म इंटरलैक कर लेते हैं? एक होता है एल्गई और एक होता है फंजाई। एल्गई क्या करता है? फूड प्रोवाइड करता है फंजाई को और फंजाई प्रोवाइड करता है सेल्टल एल्गई को। वैसे ही एक हो जाता है माइकोलाइजा। माइकोलाइजा क्या होता है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ही म्यूचुअलिज्म होती है। जहाँ पे भी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होगा वहाँ पे म्यूचुअलिज्म होगा ही होगा। अब म्यूचुअलिज्म किसके किसके बीच में है यहाँ पे? फंजाई और लूस ऑफ हायर प्लांट। हायर प्लांट मतलब जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म, इनके बारे में बात हो रही है। तो इनकी जलों और फंजाई के बीच में कोई सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या है कि शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है, जलों में शेल्टर मिल जा रहा है, रहने की जगह मिल जा रही है फंजाई को। और फंजाई जो है वो वाटर और मिनरल के एब्जॉर्प्शन में जलों की मदद कर दे रहा है सरफेस एरिया बढ़ा के। तीसरा हो जाता है पिग और वॉस्प। पिग और वॉस्प, पिग तिली और वॉस्प। पिग तिली क्या होते हैं? अंजीर देखा है? अंजीर, तो अंजीर के पेड़ को ही फिग तिली बोलते हैं। और वॉस्प एक तरह का कीड़ा होता है। तो फिग तिली क्या करता है? रहने की जगह दे देता है वॉस्प को। और वॉस्प क्या करता है? फिग तिली में उसके फ्लावर में पॉलिनेशन करने में मदद कर देता है। चौथा होता है ओफाइलिस और मेल बी। असल में क्या होता है? ओफाइलिस का जो फूल रहता है वो फीमेल बी की तरह दिखता है दूर से। तो क्या करता है? मेल बी को लगता है कि ये फीमेल है और वो उसके साथ कॉपुलेट करता है, पर असल में वो फीमेल नहीं रहता। तो इसके मेल बताते थे ये जो मेल बी है इसे ये दिखता है कि फीमेल, तो इसके साथ कॉपुलेट करने लगता है। अब कॉपुलेट करता है तो क्या होता है? टी असल में ओफाइलिस टी का के पॉलिनेशन हो जाता है और ये मेल कॉपुलेट कर पाता है। असल में ट्रू कॉपुलेशन नहीं तो इस कॉपुलेशन का आगे बच्चे पैदा करने में कोई फायदा नहीं। सिर्फ ये है कि एक कॉपुलेशन के लिए समय मिल जाता है उसे, यानी एक वो मिल जाता है कि वो अपना कॉपुलेट कर पाए। बस इतना सा होता है कि मेल अपना कॉपुलेट कर पाए, वो हो जाता है सूडो कॉपुलेशन या सेक्सुअल डिसीज, सेक्सुअल धोखा। डिसीज मतलब होता है धोखा जो मेल को मिला है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब आता है कमेंशनलिज्म। कमेंशनलिज्म में क्या होता है? एक को फायदा होता है और एक तो नुकसान होता है। मतलब द इंटरेक्शन इन विच वन ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिटेड व्हाइल द अदर स्टेज न्यूट्रल। मतलब नाइदर इट इज बेनिफिटेड नॉट इट सफर्स फ्रॉम अ लॉस। तो इसका एक एग्जांपल है एपीफाइस। एपीफाइस मतलब प्लांट जो होते हैं जो दूसरे के ऊपर जीत दूसरे के ऊपर लेते हैं। जो ऑर्किड रहता है वो मैंगो तिली के तने के अलावा घूम घूम के सीधा खड़े हो पाता है। तो उससे मैंगो तिली तो वो कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा, ना उससे कोई बेनिफिट हो रहा है, पर ऑर्किड सीधा ले पाता है, सीधा खड़े हो पाता है, ये ऑर्किड तो मदद करता है। अब बालनेकल जो लेते हैं, बालनेकल जो लेते हैं, इसका एक और एग्जांपल पढ़ेंगे आगे। वो वेल्स के आसपास लेते हैं। स्मॉल जो बालनेकल्स लेते हैं वो वेल के आसपास लेते हैं और वेल बहुत बड़ी मछली होती है तो उसके और खतरनाक भी होती है, तो उसके आसपास बाकी कोई जो बालनेकल के प्रेडेटर्स है वो आते नहीं है, जो बालनेकल के शिकार करने वाले। तो इससे क्या होता है? बालनेकल वेल को कोई नुकसान भी नहीं हो रहा और वेल को कोई फर्क भी नहीं पड़ता। ठीक है, पर बालनेकल की सुरक्षा हो जा रही है, मतलब उसे एक वो हो जा रहा है फायदा। वैसी होती है एगलेट और ग्लेजिन कैटल। एगलेट क्या होते हैं? बगुले। जैसे अल्लों ने गाय या भैंस के आसपास आपने ऐसे सफेद कलर के बगुले सलीके देखे होंगे। ठीक है, तो क्या होता है? ये क्या करते हैं? ये वो गाय पे जो कीड़े चिपके रहते हैं उन्हें खा जाते हैं। उन्हें क्या करते हैं? खा जाते हैं। गाय इधर उधर से गुजरती है तो उनमें जो कीड़े चिपके रहते हैं उन्हें क्या करते हैं? खा जाते हैं। तो इससे कैटल को तो कोई भी वो नहीं होला फायदा या नुकसान, पर बगुलों तो क्या मिल जा रहा है? खाना। अब होता है क्लाउन फिश या सी एनिमोन।
क्लाउन फिश और सी एनिमल। ठीक है, ये भी वही बार्नेकल और व्हेल जैसे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है कंपटीशन। कंपटीशन में दोनों को नुकसान होता है, मतलब क्या कहते हैं कि द इंटरेक्शन इन विच बोथ द ऑर्गेनिज्म आर सफरिंग फ्रॉम अ लॉस। अब ऐसा नहीं है कि अल्लाह तो लगता है कि मैं अगर compete करूँगा तो मैं सिर्फ दूसरे ह्यूमंस के साथ भी compete करूँगा, पर नेचर में मेरा कंपटीशन बाकी ऑर्गेनिज्म के साथ भी है। जैसे अगर मैं बायो पढ़ रहा हूँ, नीट की तैयारी कर रहा हूँ, तो मेरी जो कंपटीशन है ऑब्वियसली नीट के बच्चों के साथ ही होगा। पर नेचर में ऐसा नहीं है। नेचर में है कि जो बहुत अलग अलग, मतलब कि नेचर के पर्सपेक्टिव से देखें तो एक नीट वाले एस्पिरेंट कंपटीशन जेई वाला एस्पिरेंट भी हो सकता है। ठीक है, नेचर के हिसाब से। तो अब क्या होता है, अल्लो तो लगता था कंपटीशन क्या दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ही कर सकते, तो थी दोनों की डिमांड बहुत सिमिलर रहेंगी। पर टोटली अनरिलेटेड स्पीसीज भी सेम रिसोर्सेज के लिए compete कर सकते हैं। जैसे जो फ्लेमिंगो जो सीजन में बदलाव होने के नाम से साउथ अमेरिका के लेक पे आते थे, आते हैं, और वो साउथ अमेरिका के तालाब में तो फिश रहती है, तो वहाँ के जो लेने वाले मछलियाँ हैं और जो फ्लेमिंगो बाहर से आ रहे हैं उनके बीच में जू प्लैंक्टन्स के खाने के लिए कंपटीशन होता है। अब कंपटीशन के अंदर दूसरी सब हेडिंग आती है इंटरफेरेंस कंपटीशन। इंटरफेरेंस कंपटीशन, इंटरफेयर मतलब मैं किसी के और मैटर में इंटरफेयर कर रहा हूँ, वो यानी उसके में दखल अंदाजी कर रहा हूँ। तो कंपटीशन मतलब कोई अपना जी रहा था और मैं उसके में जाते दखल अंदाजी कर लूँ, उधर जाके मैं उसकी चीज़ों के साथ compete करूँ, तो वही हो जाता है। मतलब कि फीड इन एफिशिएंसी किसी का खाने की क्षमता किसी एक स्पीसीज की कम हो जाती है, क्योंकि कोई दूसरी स्पीसीज वहाँ पे आ जाती है। ये तब भी होता है जब रिसोर्सेज अबंडेंट हो, मतलब कि रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हों, तब भी ये चीज़ होती है। जैसे विद इन अ डेकेड 10 साल के अंदर ही जब गोश बकरियां गैलापागोस आइलैंड में इंट्रोड्यूस की गई, तो एबिंगन टॉर्टॉइस एक स्पीसीज है टॉर्टॉइस थी, वो गैलापागोस आइलैंड से वो हो गई एक्सटिंक्ट, क्योंकि जो ग्लेजिंग कैपेसिटी थी, जो खाने की कैपेसिटी थी, वो गोट की बहुत ज़्यादा थी। घास को खाने की कैपेसिटी गोट की बहुत ज़्यादा थी। घास वहाँ पे बहुत थे, परंतु गोट के इंटरफेरेंस के नाम से एबिंगन टॉर्टॉइस विलुप्त हो गए। अब आता है गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सपर्जन प्रिंसिपल। ये बोलता है कि अगर रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो जो क्लोजली बहुत क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज रहेंगे वो compete करेंगे सेम स्पीसीज सेम रिसोर्सेज के लिए, तो वो आपस में नहीं आपस में साथ में नहीं रह सकते। जो सुपीरियर स्पीसीज होगी वो इंफीरियर स्पीसीज को एलिमिनेट कर देगी। जो सुपीरियर स्पीसीज होगी वो इंफीरियर स्पीसीज को एलिमिनेट कर देगी। तो पहला क्या है, इंटरफेरेंस कंपटीशन। इसमें क्या होता है, दूसरे की जगह में जाते इंटरफेयर करना। गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सपर्जन प्रिंसिपल, एक्सपर्जन होता है निकालना। तो इससे क्या पता चल रहा है, सुपीरियर इंफीरियर को एलिमिनेट कर दे रहा है और रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड। और टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज आपस में सेम रिसोर्सेज के लिए क्या कर रही है, compete कर रही है और एक साथ नहीं जी सकती। अब आता है कॉम्पिटिटिव रिलीज। क्या होता है कि सुपीरियर स्पीसीज के प्रेजेंस में जो इंफीरियर स्पीसीज है उसका एरिया एक बाउंड हो जाता है। तो अगर मैं सुपीरियर स्पीसीज और ये जो इंफीरियर स्पीसीज है इनमें आपस में कंपटीशन डिक्रीज हो जाता है। पर जो ये सुपीरियर स्पीसीज है, ये सुपीरियर स्पीसीज के दबाव में इनका जो एरिया है वो लिस्टेट हो गया है, प्लस इनमें आपस में जो कंपटीशन है वो डिक्रीज हो गया। पर अगर मैं इनमें से सुपीरियर स्पीसीज को हटा दूं तो ये इनका जो एरिया जो लिस्टेड था वो अब लिस्टेड नहीं रहेगा, ये बहुत ज़्यादा फैल भी सकते हैं। प्लस इनमें आपस में ही
वो बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? कंपटीशन क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। वही लिखा है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ सुपीरियर स्पीसीज distribution of a species is restricted to a small geographical area. The distribution range can be increased if the competing species is removed. इसका एग्जाम्पल क्या है? कॉर्नेल एलिग्नेन फील्ड एक्सपेरिमेंट, कॉर्नेल के द्वारा एक फील्ड एक्सपेरिमेंट किया गया था, वो है। ठीक, क्या होता है कि लार्ज बर्नैकल जो है, बैलेनस जो है, लार्ज बर्नैकल बैलेनस जब अगर रिमूव हुए, जब रिमूव किए गए स्कॉटलैंड के बीचेस से, तो जो वहाँ पे स्मॉलर बेलनेकल्स के जिन्हें हम लोग चैतमलास वो कहा देते हैं, यानी गलत बोल दिया मैं, कि जो लार्जर बेलनेकल वो थे बैलेनस, जब इन्हें रिमूव किया गया, तो जब इन्हें रिमूव किए तो ये जो स्मॉलर बेलनेकल्स के, ये आपस में लड़ मर के ही खत्म हो गए। किधर? कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड में आपस में ही लड़ मरते खत्म हो गए। अब होता है लिसोर्स पार्टिशनिंग। लिसोर्स पार्टिशनिंग क्या होता है? ये असल में होता है कि कंपटीशन के कारण जो स्पीसीज हैं वो आपस में को एग्जिस्ट, दोनों जिंदा रहें इस चक्कर में क्या करती हैं, अलग अलग वो ले लेती हैं फीडिंग टाइम, या अलग अलग समय ले लेती हैं जब वो अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज करेंगी, ताकि एक बार में रिसोर्सेज पे दबाव ना पड़े, ना उनके बीच में कंपटीशन इंक्रीज हो। तो ये डिफरेंट टाइम फॉर फीडिंग या फॉरेजिंग पैटर्न ले लेती हैं। जैसे मार्कर ने शो किया था कि 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑफ वैम्बल लिविंग इन सेम केरी कैन को एग्जिस्ट। 5 क्लोज वैम्बलर जो रहते हैं, उनकी एक ही पेड़ में 5 अलग अलग स्पीसीज को एग्जिस्ट कर सकती है, क्योंकि दोनों का, पांचों का जो फीडिंग पैटर्न है कि कोई सुबह खाएगा, कोई इस सीजन में कम खाएगा, कोई उस सीजन में कम खाएगा, तो ये जो है ये अलग अलग है, और इनके रिप्रोडक्शन जो पैटर्न है वो भी अलग अलग है। ठीक है, तो कॉर्नेल एलिग्नेन फील्ड एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ? लार्जर बेलनेकल्स रिमूव हुए तो स्मॉलर बेलनेकल्स आपस में ही लड़ मर के मर गए। अब मार्कर ने क्या शो किया थी? 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ऑफ वैम्बलर्स एक ही पेड़ में जिंदा रह सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है प्लीडेशन। प्लीडेशन का मतलब ये होता है कि एक दूसरे का शिकार करेगा। तो जो शिकारी होता है उसका नाम होता है प्रीडेटर, और जिसका शिकार हो रहा रहता है वो होता है प्ले। जैसे टाइगर हो गया, डियर हो गए, सेल और लीलन हो गए। जैसे स्पैलो और स्पैलो सीड बीजों को खा जाता है, और जो हमारा वो है कौन, काऊ जो है वो घास को खा जाती है। तो प्रीडेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इकोसिस्टम में। क्यों? क्योंकि अगर प्ले की संख्या अचानक से बढ़ने लगेगी तो प्रीडेटर क्या आएंगे, खा जाएंगे इन लोगों को। तो एक पॉपुलेशन चेक लगेगा, एक चेक लगेगा प्ले की पॉपुलेशन पे, कि अगर मैं बोलूँ कि गाय को कौन खाता है? सेल। तो गाय की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाएगी, तो घास को वो पूरा ही खा जाएंगी। तो सेल क्या करेंगे? सेल इस गाय की पॉपुलेशन पे चेक लगेंगे, गाय की पॉपुलेशन पे चेक लगेंगे। जैसे राजस्थान तरफ बोलते हैं कि वहाँ के राजाओं ने पूरे जो सेल थे उन लोग तो मार दिए वहाँ के, तो उसके कारण क्या हुआ, जो वो है हमारे जो वहाँ पे जो हर्बीवोरस एनिमल्स थे उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और उन लोग ने पौधों को बहुत ज़्यादा खाया, और अब वहाँ पे उसी नाम से डेजर्ट है, उसी नाम से रेगिस्तान है। हर्बीवोरस प्लांट यानी एनिमल्स की इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई कार्निवोरस के एब्सेंस में, कि उन लोगों ने पूरे वहाँ पे प्लांट है सबको खा गए। ठीक है, तो वही अगर उन लोग राजाओं ने नहीं मारा रहता शेर, तो ये हर्बीवोरस प्लांट की पॉपुलेशन इतनी नहीं बढ़ती, ना ही वो सभी प्लांट तो खा पाते। तो जैसे प्रिकली पियर कैक्टस है, जब ऑस्ट्रेलिया में इंट्रोड्यूस किया गया, तो प्रिकली पियर कैक्टस ऑस्ट्रेलिया में इंट्रोड्यूस किया गया, वो वहाँ का प्लांट नहीं है, उसे बाहर से लाए। जैसे
इंडिया में कॉकरोच और शर्मिला सलम का जो पेड़ है वो दोनों पाया नहीं जाता था, पर उसे बाहर से लाए और यहाँ पे फैलाया गया। यहाँ की वो है नेटिव फ्लोरा और फौना को है परेशान करने थे, खराब करने थे। ठीक है, ये स्ट्रेटेजी के थ्रू लाया गया था। तो वैसे ही ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ, उस स्ट्रेटेजी के थ्रू प्रिकली पियर कैक्टस इंट्रोड्यूस किए गए। तो क्या हुआ, वो अचानक से बढ़ने लगे। कब किए गए? 1920 में। तो ये एक ही साल के अंदर मिलियंस ऑफ हेक्टर में स्प्रेड हो गए। तो अब इनका जो प्रीडेटर था वो उसमें तो था नहीं ऑस्ट्रेलिया में। तो फिर और दूसरी कंट्री का हेल्प की मदद से, तो कंट्री तो एक वो हो गई तो मैंने तेरी हेल्प की। तो वो जो दूसरी कंट्री थी उससे लाए गए उसके नेचुरल प्रीडेटर लाए गए जो थे मौत। जो मौत इसके नेचुरल प्रीडेटर है वो दूसरी कंट्री से लाए गए। ठीक है। अब होता है प्रीडेटर ऑल्सो रिड्यूसेस द इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन अमॉन्ग प्ले स्पीसीज। अगर मैं बोल रहा हूँ कि गाय की स्पीसीज में गाय गौ माता की का प्रीडेटर सेल जो है वो है ही नहीं, तो गौ माता लोग आपस में ही लड़ना चालू कर देंगी खाने के लिए। और अगर उन लोग तो ये डर रहेगा कि शेर आते उन लोग तो खा जाएगा, तो उन लोग आपस में लड़ना कम करेंगे और खा पी के वहां से निकलेंगे जंगल में से। वही है कि प्ले के पॉपुलेशन के बीच में प्रीडेटर जो है वो उसे डिक्रीज करता है। जैसे अमेरिकन पैसिफिक ओशन में क्या हुआ कि जो पिजास्टर है स्टार फिश उसे रिमूव कर दिया गया। तो जो लोअर इनवर्टिब्रेट्स थे, जो स्टार फिश के प्ले थे, वो उनके पास उनका प्रीडेटर तो बचा नहीं, तो वो आपस में ही लड़ मर के मर गए। ठीक है। अब प्रीडेटर जो है वो प्रूडेंट होता है, मतलब कि वो होशियार होता है। कभी भी सेल एक ही दिन में या एक ही बार में पूरे जंगल के हिरन लो तो मार के नहीं खा जाएगा। क्योंकि हिरन उसका खाना है, तो उसे पता है कि उसे भी जिंदा रहने के लिए हिरन की जरूरत है। तो इसीलिए जो प्रीडेटर है वो कभी भी अपने इस प्ले को एक्सप्लॉइट नहीं करेगा, वरना वो भी एक्सटेंड हो जाएगा। अब चलते हैं आगे। अब आता है प्रीडेटर से बचने के लिए प्ले ने कुछ डिफेंस मैकेनिज्म क्या करते हैं, डेवलप किए हैं। पहला होता है कि जैसे हम लोग वो रोज जो है उसे रोज के रोज फ्लावर जो है उसके में भी कांटे लगे रहते हैं ताकि लोग उसे तोड़े ना। तो लोगों तो ये कांटे चुभ जाएंगे तो उसे वैसे तो तोड़ लेते हैं हम लोग, पर ये एक नेचुरल डिफेंस है उसे ग्लेजिंग एनिमल से बचाने के लिए। वैसी क्या है, प्लांट जो है वो कांटे डेवलप करते हैं, जैसे कैक्टस हो गया, स्केसिया हो गया। अब कैलोथोलोपिस जो है वो एक हाईली पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण वो ग्लेजिन एनिमल जैसे कैटल हो गया, गोट हो गया, इन सब से बचा रहता है, वरना ये सब इसे खा जाए। पर ये बहुत ज़्यादा पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड सिक्रीट करता है। तो ये इसका एक केमिकल डिफेंस है। कौन सा डिफेंस? रासायनिक डिफेंस है, केमिकल डिफेंस है। अब होता है कैमोफ्लाज। जैसे गिलगित है वो तो आसपास की पॉपुलेशन, आसपास के उसमें किसमें एरिया के हिसाब से कलर ले लेता है, आसपास के एरिया के हिसाब से कलर ले लेता है। तो कैमोफ्लेज होता है कि अपने आसपास के एनवायरनमेंट के हिसाब से अपना कलर कर लेना, ताकि आप उसमें मिक्स हो जाएं और अपने प्ले को दिखे ना। क्लिप्टिकी कलर टू अवॉइड, क्लिप्टिकली कलर मतलब ऐसे कलर एनवायरनमेंट के हिसाब से कलर होना क्लिप्टिकली कलर कहलाता है, ताकि आप अपने प्रीडेटर की अटेंशन से बच जाएं, आप तो प्रीडेटर डिटेक्ट ना कर पाए। अब मोनार्च बटरफ्लाई फ्लाई अनलो, तो अल्लो ने टेंथ में पढ़ा था। अब आता है मोनार्च बटरफ्लाई।
तो हम लोगों ने 10th में पढ़ा था जो मोनार्च बटरफ्लाई का एक चैप्टर था। इस चैप्टर के अंदर जहाँ पे जो ऑथर था उसे बटरफ्लाई कलेक्ट करने का बहुत शौक था। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो बर्ड के लिए मोनार्च बटरफ्लाई है वो डिसटेस्टफुल है, मतलब कि उसे बहुत ज़्यादा अच्छा यानी बहुत ज़्यादा कड़वा है। तो एक दूसरी बटरफ्लाई गोल्डन बटरफ्लाई थी शायद, वो क्या करती थी, वो मोनार्च बटरफ्लाई की तरह दिखती थी। तो उस चिड़िया को लगता था कि ये भी मोनार्च बटरफ्लाई है, तो वो इस गोल्डन बटरफ्लाई तो नहीं खाता था। तो अब ये जो मोनार्च बटरफ्लाई है ये हाईली टेस्टफुल है केमिकल्स के कारण, ठीक है, जो इसे मिलती हैं कैटरपिलर स्टेज में। तो इसका कैटरपिलर पॉइजनस वीड के ऊपर फीड करता है, पॉइजनस वीड को खाता है, ठीक है। अब प्लांट रिलीज केमिकल्स लाइक निकोटीन, ओपियम एंड कैनबिस, ये भी जो है ये डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर आते हैं। अब आखिरी आता है पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म में क्या होता है, एक को फायदा होता है और दूसरे को नुकसान। प्रीडेशन और पैरासिटिज्म बहुत अलग है। प्रीडेशन में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म जब दूसरे का शिकार करता है तो वो एक बार में खत्म ही करता है। पर पैरासिटिज्म में क्या होता है, वो उसके ऊपर ही जीते रहता है और उसे एक बार में खत्म नहीं करता। पैरासिटिज्म और प्रीडेशन में ये अंतर है। जैसे प्रीडेटर अपने प्ले को एक ही बार में खत्म करता है, पर पैरासाइट अपने होस्ट को एक बार में खत्म नहीं करता, उससे पूरा चूसता रहता है, ठीक है। तो पैरासाइट ऑन होस्ट जो है वो पैरासिटिज्म का एग्जाम्पल है। जैसे क्या इसके बताते थे, पैरासाइट्स के दो एग्जाम्पल है, एक्टोपैरासाइट्स और एंडोपैरासाइट। एक्टो का मतलब होता है बाहर और एंडो का मतलब होता है अंदर। जो बॉडी के बाहर लाए मतलब सरफेस पे लाए वो होते हैं एक्टोपैरासाइट, जैसे जुएं हो जाना बाल में, टिक्स जो डॉग में रहती हैं, कोपेपॉज जो फेस पे रहती हैं, कस्कुता जो हेज प्लांट पे रहता है। एंडोपैरासाइट जो हैं जैसे ह्यूमंस में प्लाज्मोडियम रहते हैं, डेंगू में जिस और ये जो एक्टोपैरासाइट है इसकी जो लाइफ साइकिल रहती है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रहती है एक्टोपैरासाइट के कंपैरिजन में। तो इसे बॉडी के अंदर जीना है, ठीक है। तो इसका जो रिप्रोडक्शन फेस है वो बॉडी के अंदर ही होना है, तो इसे अलग तरीके से डेवलप होना पड़ता है। अब स्पेशल एडेप्टेशन पैरासाइट के लिए, पैरासाइट को कुछ स्पेशल एडेप्टेशन करना पड़ता है, उसे अननेसेसरी ऑर्गन्स को लॉस करना पड़ता है, जैसे उसे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इनमें नहीं होता। तो ये तो होस्ट से का खून चूस रहे हैं ना, तो होस्ट के खून में तो ऑलरेडी डाइजेस्टिव मटेरियल है, तो इन्हें डाइजेस्टिव सिस्टम इनके लिए अननेसेसरी हो जाता है। अब इन्हें सकल्स और हुक्स, मतलब खून चूसने के लिए सकल्स और लटके लेने के लिए हुक्स की जरूरत रहती है। हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, इन्हें बहुत ज़्यादा जल्दी रिप्रोड्यूस करने की कैपेसिटी चाहिए रहती है, ताकि ये अपने ओस के ऊपर चिपके रहें। और इन्हें ये जो है ये एक से ज़्यादा होस्ट के ऊपर लेते हैं। जैसे प्लाज्मोडियम है, इसके दो होस्ट है, एक आपका फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो और एक आपका ह्यूमन, ठीक है। अब ब्लूथ पैरासिटिज्म क्या होता है, क्या होता है जो हमारा वो है कौवा जो है वो कोयल का दुश्मन होता है, ये कोयल के बच्चों तो खा जाता है, कोयल के अंदर तो और बच्चों को। तो क्या होता है, कोयल क्या करती है, जब कौवा अंडा देता है तो कौवे के अंडों के साथ ही अपने अंडों तो लद देती है। तो कौवे तो लगता है ये तो मेरे अंडे हैं, तो वो उन लोग तो पालते रहती है। और जस्ट बिफोर क्या कहते हैं वो उड़ने वाले रहते हैं, क्या कहते हैं, कोयल के बच्चे अंडों से तो फूट गए। अब कोयल के बच्चे जब उड़ने वाले रहते हैं उससे जस्ट बिफोर कोयल आके उन लोग तो ले जाती है, ठीक है। तो जो पहला साइटेक बर्ड है ककू, जिसे लोग कोयल बोलते हैं, ये अपने अंडे ले कर देती है अपने होस्ट के दाते थे एग नेस्ट में जो है क्लो, और जो होस्ट है क्लो वो इन लोग तो इंक्यूबेट करता है, वो इन लोग तो गर्माहट पहुंचाता है, ठीक है। तो यहाँ पे होता है चैप्टर खत्म। धन्यवाद।